नमस्ते। जय भारत। सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बारे में जो भी चर्चा हुआ, इसमें कोई पठान नहीं दिखा अभी तक। काफ़ी अंग्रेज थे, उनका नाम मैं तो लिया नहीं। वो समय हुआ था 1920s, अर्ली 1920s। अब लगभग 30 साल से नीचे ही है बंटवारे के लिए। उस समय भारत का जो स्थिति अत्यंत खराब हुआ था, अति गंभीर हुआ था, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी दूर 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 तक दिख नहीं रहे थे। मतलब निश्चित हुआ था हम साथ नहीं रह सकेंगे। यदि साथ नहीं रहा, मतलब यदि अलग नहीं हुआ, यदि एक जो सैयद अहमद खान ने ही शुरू किया कि मुस्लिम इस्लामिक नेशन, एक अलग नेशन है, तो उन्होंने ही बता कर शुरू किया। अगर कोई भी एक्सटर्नल मजबूरी से साथ रहना पड़ा, फिर तो रोज खून खराबा होगा, कोई कानून व्यवस्था नहीं होगा, मानने वाले नहीं होंगे तो क्या करेगा। तो 1920 के बाद जो लास्ट 30 इयर्स जो रहा बंटवारे तक, गंभीर स्थिति था। देखिए, किसी का बस में नहीं था बंटवारे रोकना। ये जो समय का बात कर रहा है, 1920 अर्ली 20s का बात कर रहा है, उस समय किसी का बस में बात नहीं था, किसी का बस में नहीं था ये बंटवारे रोकना। वो हिंदू मुसलमान का जो अलगाववाद, मुसलमान हिंदू मुसलमान से अलग है, हम नहीं साथ रह सकते, ये विचार इतना रूट हुआ था, इतना इनका दिल और दिमाग में इतना उतर गया था कि कोई उपाय नहीं था। अलग होना ही होना ही होना ही था। उस समय एक देखिए 1923 में ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, तभी तो पठान भाई आया। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में एक डेलीगेशन भेजा गया, एक कमिटी भेजा गया। तो क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए वहाँ, कैसे कैसे रिफॉर्मेशन होना चाहिए, ये रिफॉर्म्स के बारे में समझने के लिए, सोचने के लिए, चर्चा करने के लिए एक कमेटी गया था। उस कमेटी का हेड जो था अंग्रेज, उनका नाम था सर डेनिस ब्रे। ये सर डेनिस ब्रे वो क्या चाहते थे, अरे थ्रू समबडी, कोई ऑफिसर्स को भेज के जानकारी हासिल करने की जगह वो खुद जाना चाहते थे, वो खुद जाके लोगों से बात करना चाहते थे। उन्होंने जब वहाँ गया NWFP में, तो अपना जो सरदार गुल खान जो वहाँ का एक इस्लामिक अंजुमन ऑफ देरे इस्माइल का एक इस्लामिक अंजुमन, उसका प्रेसिडेंट था। इनसे बात करने के लिए बात किया, तो काफ़ी डिस्कशन हुआ। इन्होंने कई सवाल पूछा और सरदार गुल खान ने सही जवाब दिया, तो एक सर डेनिस ने फिर लास्ट में पूछा कि भाई इतना बात तो आप किया, पर आपका जो फाइनल मुद्दा, आखिरी पॉइंट ये है कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। साफ उन्होंने बोला, हाँ सीधी बात है, हम नहीं रह सकते। तो क्या उपाय है? उन्होंने बोला उपाय तो सामने है, जितना भी आगरा का उत्तर का जितना भी प्रविश्य है, जितना भी जगह है, वो सब मुसलमान को दे दो, और आगरा से दक्षिण तक जहाँ भी जाओ, कन्याकुमारी हो या उसका आगे का समुद्र हो, हिंद महासागर हो, जहाँ भी हो, सब तक आप लोग सब ले लो। आगरा से उत्तर जहाँ
तक जाएंगे वो सब मुसलमान के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए, और आगरा से दक्षिण बाकी सब लोगों के लिए। अब बाकी सब लोग में कौन कौन आएगा? बाकी से जितना भी है सब आएंगे। देखिए, इतना जगह हमें दे दो, खून खराबा नहीं होगा। उन्होंने सीधा बोल दिया, है तो पठान, सीधा बात करेगा वो, खून खराबा नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ये कहने का मतलब, इम्प्लीकेशन ढूंढिए, यदि मुसलमान को हिंदू के साथ रहना पड़ा तो इसका मतलब है खून खराबा होते ही रहेगा, होगा तो होगा। तो यही सरदार गुल खान तो साफ कह दिया। और अंग्रेज पूछा भी तो आप इतना सब कुछ बात किया तो कहना क्या चाहते हो? तो बस सीधा बोल दिया, तो नहीं रह सकता हम हिंदुओं के साथ। हम तो एक नेशन है, इतना तो नहीं बोला। टू नेशन थियरी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बोला, बस इतना ही बोला, हम नहीं रह सकते हिंदू के साथ, मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना ही है। तो यही है सरदार गुल खान का साफ प्रस्ताव। मैंने बोल दिया, पठान है, सोचता है सीधा, कहता है सीधा, बोल दिया। उन्होंने ये भी कहा, हमें अलग जगह दो, खून खराबा नहीं होगा। यदि ना दिया तो खून खराबा होगा, तो हमें हमसे ना बोलियो। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने यही तो कह रहे थे कि हमसे ना कहियो बाद में। अब देखिए, आगरा से कन्याकुमारी तक मुसलमान छोड़ के बाकी जितना भी है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, फारसी है, और बाकी जितना भी है, सब के लिए इतना जगह। आगरा से पूरा उत्तर चाहिए, मतलब आज का आधा उत्तर प्रदेश भारत का, गुजरात लगभग पूरा, राजस्थान तो पूरा ही, बाकी हरियाणा पंजाब पूरा, सिंध, बलूचिस्तान, मुल्तान, NWFP सब तो पूरा ही पूरा उनके पास, अभी भी उनके पास, साफ कर दिया। और इनडायरेक्टली वो सीधा कह दिया, जो होने वाला है खून खराब होगा, मारते रहेंगे आपस में। आप जरा सोचिए, उस स्थिति में कोई भी इंसान या खुदा, कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत ये भारत पाकिस्तान का बंटवारे का नहीं रोक सकते थे उस समय। लोग कहते हैं यदि ये चाहे तो बंटवारा रोक सकता था, वो चाहे तो बंटवारा रोक सकता था, कुछ नहीं है। ये अलगाववाद जितना भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने फैलाया किया है, सरदार गुल खान उस मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक्टिविटीज़ का एक विक्टिम है। द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का जो अलगाववाद का एक मात्र विक्टिम है सरदार गुल खान। वो खुद ने बोला, वो विक्टिम बनकर बोल रहा कि उनका दिमाग में भी ये आ गया। बाकी लोग सोच समझ करके बात करते थे, इस्लाम इज ए नेशन वगैरह वगैरह, फिर टू नेशन थियरी बाद में आया, टू नेशन थियरी। पर सरदार गुल खान जैसे लोग भी जो लीडर्स थे, वो तो विक्टिम रहा ना। वो गुल खान जैसे लोगों का दिल में ये बात तो उतर गया कि मुसलमान नहीं रह सकता हिंदुओं के साथ। अरे भैया, नहीं रह सकता बोलेगा तो नहीं रह सकता, क्या किया जाएगा? तो अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बस बात खत्म। यही स्थिति था भारत में। अब देखिए आप,
आज का पाकिस्तान में जितना भी स्थिति है, मैं हमेशा कहता हूँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को देना। जो पाकिस्तान में आज रहता है ना, उनका पूर्वज यहाँ से जो भाग गए उनको दोषी मत ठहराओ। वो जाना गलत था, उनसे गलती हुआ, बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें नहीं है। उनका दिमाग में, दिल में ये आइडिया भरा था जैसे सरदार गुल खान का सोच विचार इन्फ्लुएंस्ड हो गए। तो आप जो पाकिस्तान में आज रहते हैं, उनका पूर्वज जो अपना भारत से, खास करके पंजाब से वगैरह जो चले गए, दोष उनका नहीं है, दोष उनका दिमाग में ये जो आइडिया जिन्होंने डाला उन्हीं का दोष है। अलग सोच करके अलगावादी बनता है ना। अलगावाद एक समझ से आता है, सोच से आता है, वो चाह कर आता है। कोई गलती नहीं है अलगावाद, गलती से नहीं अलगावादी बनता है, जानबूझ कर बनता है अलगावादी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान का आज का स्थिति का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब उनका है जो अलगावादी है। वो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये कह रहे थे कि अरे पाकिस्तान तो जहन्नम, स्वर्ग होगा। हमारा भाषण, स्वर्ग होगा, सब कुछ होगा वहाँ। मुसलमान नूरिस्तान इन्होंने कहा, पाकिस्तान प्योर स्थान, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही, हर चीज़ सही होगा। क्योंकि आज भी जो मदरसा छाप पाकिस्तान के नौजवान लोग हैं, अफसोस, जो मदरसा छाप लोग हैं, हर समस्या का जवाब वो यही कहेंगे, हम मुसलमान हैं, तो बस समस्या दूर, सॉल्व, प्रॉब्लम ख़त्म। समझते हैं ऐसे, कुछ नहीं होता इससे। आप खुद का इतिहास देखिए, जहाँ से जहाँ है, मतलब कहाँ से कहाँ आ गए आप जैसे थे पहले, आज का स्थिति क्या है। आप कश्मीर को ही ले, पता नहीं शुरू से ही पाकिस्तान के लोगों को एक कश्मीर का प्रति इतना विचार क्यों था। अरे भाई, कश्मीर कभी भी आपको कुछ लेना देना नहीं था कश्मीर से। वो तो अपना जो शासक, उनका गलती है। हमारा आर्मी तो पूरा ही कश्मीर बस में ले लेते, पास में ले लेते, लेकिन उनका तो अपना वजह है। हमारे आर्मी को आधी रास्ते में सोचा। पाकिस्तान का आर्मी जैसे नहीं है भारत का आर्मी। भारत का आर्मी डिसिप्लिन्ड है। ऐसे नहीं कि कोई आर्मी ऑफिसर खुद का सैलरी निर्णय करेगा, निश्चय करेगा और फौज में रहेगा, जितना भी हो सके पैसा कमाएगा और फौज से बाहर जाने के बाद चले जाएंगे कहीं विदेश में, जाके अपना मकान वगैरह खरीद के अपना ज़िंदगी का आखिर दिन वहाँ आराम से रहेंगे। ये तो दिखाई देता। नॉट ओनली आपका फौजी ऑफिसर, पॉलिटिशियंस भी बाहर जाकर रहता है, उनका अंतिम तो वहीं होता है, नहीं तो यहाँ का जेलों में सर करके मर जाता है या फांसी हो जाता है। तो भारत का सेना ऐसे नहीं है, वो तो डिसिप्लिन्ड है, वो डिसिप्लिन्ड है, एक सिस्टम है। जो मैं कहता हूँ, एक संस्कृति से वो भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई मिलिट्री डिसिप्लिन तो नहीं चाहिए, एक संस्कार है। भारत से डेमोक्रेसी के साथ धोखा क्यों नहीं हुआ आज तक। एक संस्कृति है जो बचा कर रखता है, जोड़ के रखता है। और संस्कृति इतना नाजुक नहीं है भारत का, बड़ा स्ट्रॉन्ग संस्कृति है। पहले जैसे थे, पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, आगे भी स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। दिखेंगे नहीं आपको, पर अनुभव हो जाएंगे, अनुभव होता है। जज्बा, आप जो चीज़ कहता है वो फालतू है। जज्बा इरेशनल होता है। कोई भी कुछ भी सोच करके ये कह सकता है भाई हम सब कुछ है, पर प्राइड जो संस्कृति पर आधारित है, वो कोई फालतू चीज़ नहीं है, वो रिजिड है, सॉलिड है।
अब कश्मीर का बात ही ले लीजिए, मैं कह रहा था कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, नहीं था, भारत का ही हिस्सा था। और वो कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, उसे पाकिस्तान बनाने के लिए आप इतना साल प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज का सिचुएशन में भारत से लेके आओ। सच पूछेगा तो मैं नहीं चाहूँगा, मुझसे पूछेगा तो। क्योंकि वो जो कश्मीर में जो रहता है, यदि वो भारतीय संस्कृति में जुड़ गया तो कोई चिंता नहीं। यदि वही अलगाववादी संस्कृति उनके पास है, वही अलगाववादी संस्कृति लेकर हमारा देश में आगे आ जाएगा, तो हमारे देश में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हम क्यों चाहेंगे इतना लोग आके प्रॉब्लम्स का क्यों इन्वेट करेंगे? हम अपना कश्मीरी भाई का बात हम मानेंगे, वो तो अपना एक हिस्सा तो हो ही गया, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। पर जो भारत में जो स्वतंत्र कश्मीरी लोग रहता है, मुसलमान लोग रहता है, वो जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले कभी नहीं बन सकेंगे कुछ काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक। उनका सोच विचार पता नहीं कितना समय से धुल जाएगा। वो संस्कार लेके आएगा तो स्वागत है। कोई भी भारत का पाकिस्तान में जो रहता है, कोई भी मुसलमान भारतीय संस्कृति लेके आ जाएगा तो कोई बात नहीं, आप घुल मिल जाएंगे। आपसे कुछ कहने का ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। यदि आप में संस्कृति है, अपने आप मिल जाएंगे हमसे। ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए हम अलग है। यहाँ कोई भी पारसी नहीं सोचता कि मैं पारसी हूँ, मैं अलग हूँ। कोई भी पारसी नहीं सोचता। हालांकि पारसी मूलतः ईरान से है। बोलने से क्या फ़ायदा, वो पता नहीं कब का भारतीय बन चुका, हमसे बढ़कर भारतीय बन चुका। हमसे बढ़ करके वो भारत का नागरिक बना, भारत का संस्कार को अपनाया, हमसे बढ़कर, उसमें कोई संदेह नहीं। एक आम भारतीय नागरिक से बढ़ करके एक पारसी है, दिखता हमारा सामने, हमारा अनुभव होता है। और कौन ईसाई आकर भारत में कहेंगे हम अलग है, हम क्रिश्चियन हैं? ना कोई कभी ऐसे कहा और ना आगे कहेंगे। रिलीजन को लेकर के नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं अलग हूँ, कभी नहीं कहा, कहेंगे भी नहीं। फिर बाकी जो है जैन, बौद्ध, सिख, वो तो अपना ही है, यहाँ का ही है। बस ये भारत का मुसलमान, उन्हें पाठ पढ़ाया कि ये कहने के लिए हम मुसलमान इसलिए हम अलग है। मानिए भारत का मुसलमान, भारत का मुसलमान अभी ऐसे कभी कहना नहीं चाहिए था। पूरा हर मुसलमान कभी कहा भी नहीं है और कहेंगे भी नहीं। चंद लोग कहा, चंद लोग अभी भी है, संख्या में बहुत कम है, बस चंद लोग अभी भी है, कहेंगे हम मुसलमान हैं। एक बार अपना कवि गुरु, बंगला में रवि ठाकुर बोलता है, अंग्रेज में रविंद्रनाथ टैगोर, अपना अली ब्रदर्स जिनका बारे में मैं बात करूँगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके बारे में एक बताया। महात्मा गांधी को बोला था, बापू को बोला था, देखो वो मुस्लिम इंडियंस है, इंडियन मुस्लिम्स नहीं। टैगोर ने कहा अली ब्रदर्स के बारे में, मोहम्मद शौकत अली के बारे में, वो मुस्लिम इंडियंस है भाई, इंडियन मुस्लिम्स नहीं। मुस्लिम इंडियन कहना या इंडियन मुस्लिम कहने में जो फर्क है आप जरा सोचिए। सीधी सी बात है, आप प्रथम भारत का नागरिक है या मुसलमान है? अपना मोहम्मद अली सीधा बोल दिया, आई एम फर्स्ट ए मुस्लिम देन एन इंडियन, तो बात खत्म, बात ही खत्म। फिर आपका संस्कार भारत का कहाँ है? आप तो कभी जाना ही नहीं, सूंघा भी नहीं भारतीय संस्कृति। तो ये स्थिति हुआ भारत में, जो डिवीजन, बंटवारा, सबका कंट्रोल से बाहर,
सबका कंट्रोल से बाहर। लोग, मैं बचपन में कई लोगों को कहते हुए सुना है कि यदि बापू चाहेगा तो बंटवारा रुक सकता है, यदि जिन्ना चाहेगा तो बंटवारा रुक सकता है। जिन्ना नेहरू झगड़े के वजह से ही, कारण से ही पाकिस्तान अलग हुआ, कैसे लोग कहते हैं भाई? ये सब ऊपर ऊपर की बात है, बिल्कुल ऊपर ऊपर की बात है। 1857 फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इस्लामिक एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स, जो सेपरेटिस्ट इस्लाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स बने, उनका द्वारा फैला हुआ नफ़रत, डिस्गाइज्ड नफ़रत, प्रकट रूप से नहीं परोक्ष रूप से होंगे नहीं है, ये नफ़रत भारत का मुसलमान को मुसलमान भारतीय बनाया, भारतीय मुसलमान की जगह, तो हमेशा के लिए अलग हो गए उस ज़माने में। अब रोने से क्या फ़ायदा? हमेशा के लिए अलग हो गए। हाँ, जिन्ना नेहरू का बात कुछ है, बात में दम है, जो कहने के लिए वजह भी है। कुछ ऐसी स्थिति हुआ एक बार, मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा प्राउड इंसान था, बड़े सेल्फ रेस्पेक्ट उनमें बहुत था। है तो हमारा गुजराती, ओरिजिनली गुजराती छे, जूनागढ़ का है फंडामेंटली। वो ये कांग्रेस पॉलिटिक्स देख करके उन्हें बड़ा बोर हो गया, फडअप होकर के सब छोड़ छाड़ के वापस चले गए विलायत, बैरिस्टर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उस समय नेहरू ने कुछ कहा दिल्ली में, कुछ पार्टी शार्टी में कहा कि जिन्ना इज़ फिनिश्ड, जिन्ना इज़ फिनिश्ड। और भाई कोई बंदा जाकर उनको सीधा बताया लंदन में जाकर कि नेहरू ये कह रहा कि जिन्ना इज़ फिनिश्ड, जिन्ना इज़ फिनिश्ड, बात खत्म। वो तो बड़ा सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंसान था, गुस्से में वापस आ गया, कांग्रेस में जाने के बजाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में चला गया, बस शुरू किया उन्होंने काम। फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना चाहोगे भी, उनका यदि वो चाहते भी, बंटवारा नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि जो अलगावाद, जो सेपरेटिज्म इतना स्ट्रॉन्ग फैलाया, जो सेपरेटिस्ट, इसलिए मैं उन्हें सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कहता है। हर भारतीय मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स उस समय में भी सेपरेटिस्ट तो नहीं थे, कई लोग थे सेपरेटिस्ट, बस उन्हीं का नाम मैं ले रहा हूँ। कई लोग हैं जो सेपरेटिस्ट नहीं है। एक नाम तो अभी तुरंत मुझे याद आ रहा था, बदरुद्दीन तैयब जी, बड़ा देश प्रेमी थे, कांग्रेस वाले थे। कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो सेपरेटिस्ट नहीं थे, वो विरोध भी करते थे। पर जितना भी सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स है ना, उनका बात खूब चला, क्योंकि ये एक थियरी है जो नेगेटिव का असर ज़्यादा होता है, पावर ऑफ नेगेटिव। आप जरा सोचिए, स्कूल्स में किसी को निकनेम दे दिया, अरे उनका नाम तो दुनिया भूल जाएंगे, निकनेम रहेगा, बड़े होने से भी वही निकनेम चलेगा। यही है पावर ऑफ नेगेटिव। थ्रू नेगेटिवली आप बताएंगे तो बात रहेगा। तो अलगावाद, सेपरेटिज्म एक नेगेटिव फिनोमेनन तो है, मुझे कहने का क्या ज़रूरत है, आपको तो सबको पता होना चाहिए। तो वो नेगेटिव का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा, और जो नॉर्मल पॉजिटिव इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स थे, वो कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सका, उनका इतना कुछ असर भी नहीं हुआ। पर कई लोग तो थे, हर बुद्धिजीवी नेगेटिव नहीं था, हर बुद्धिजीवी सेपरेटिस्ट नहीं था, पर जितना भी सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके वजह से तो कई लोग अलग हुए। मैं उन कई लोगों को बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों को बात नहीं कर रहा। इन सब का बावजूद भारी मात्रा में मुसलमान भारत में रहे, हर कोई पाकिस्तान थोड़ी चले गया। अब भारत में मुसलमान का आबादी कितना था बंटवारे के समय, आज कितना है देखिए। यदि वो यहाँ सुखी नहीं है तो क्या आबादी बढ़ जाएगा क्या? कॉमन सेंस की बात है भाई। तो अलगावाद से बचने का कोई उपाय नहीं था।
बंटवारे से बचने का कोई उपाय नहीं था। अंग्रेजी जो कहता है ना, अंग्रेजी में जो कहता है इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, बंटवारा तो कुछ ऐसे हुआ था। नो वन कुड हेल्प इट। अलग हुआ, बड़ा दम तोड़ करके, संघर्ष करके भारत से पाकिस्तान ले लिया, अलग हो गया। अब भुगतो, मैं तो यही कहूँगा। आज का जो पीढ़ी, जिनको सीधा कुछ लेना देना नहीं है इनसे, कि उनका बुजुर्ग लोग, उनका पूर्वज का कोई दोष नहीं है, वो भड़काव में आए हुए लोगों के पीछे गया, वो भड़काव में आ गया। उन्हें क्या पता था कि ये सब होगा? आपको क्या पता था ये सब होगा? वो जो लोग यहाँ भारत छोड़ करके पाकिस्तान बनाने के लिए जो चले गए, उन्हें क्या पता था ऐसे होगा? और आपका देश का भविष्य क्या है मुझे नहीं पता। आप लोगों को कुछ करना चाहिए, इस वहम से बचना चाहिए, और हर आप विश्वास रखिए, अपना मज़हब पालिए, अपना मज़हब प्रैक्टिस कीजिए, पर हर समय उसको लेके ना घूमिएगा। ये मत कहिए हम मुसलमान हैं, जो भी समस्या आएगा तो ये मत कहिए हम मुसलमान हैं इसलिए हमें कुछ करना नहीं। ये ना सोचे कि हर कुछ ऊपर वाला दे देंगे। आपको जो करना आपको ही करना है। आप जब करेंगे कुछ, फिर आपका भलाई होगा। उस समाज को बचने के लिए एकमात्र उपाय है, वो जो गलत फहमी है ना रिलीजन का, उससे बचिए। अब कोई नहीं कहता कि आप मज़हब छोड़ो, मैं ये नहीं कहूँगा कि घर वापसी करो, नहीं करना आपको। आप जहाँ भी है वहाँ सही है, पर जैसे मैं कहता हूँ ऐसे आप भी करने के लिए सीखो। आप जहाँ भी है सही है, जो भी है आपका विश्वास ठीक है, उसे लेकर चलिए। बस इतना कहने के लिए सीखो, दिल से और दिमाग से इतना कहने के लिए सीखो। धीरे धीरे जाके अगला 50 साल में आप सुधर जाओगे, सुधर जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। सरदार गुल खान था 13वीं अलगाववादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में एक। वास्तव में वो एक्टिविस्ट ज़्यादा था, पर उनको निश्चय था कि हम नहीं रह सकते, सीधी बात है। बस इसलिए मैं उनको 13 सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में उनका नाम लाया। अब आगे होगा 14 जो भी है। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।